ठीक है। अब देखो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके अंदर में क्या है, उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड या नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, हम कह सकते हैं। सिंपल सी बात है यार, अगर एक मतलब ये बड़ी सिंपल सी बात है, एक बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, एक बॉल रखी हुई है, एक ने आदमी ने उसको धीरे से मारा तो वो धीरे धीरे आगे जाएगी, उसकी मोशन पहले बैठी थी अब थोड़ा बहुत स्पीड पकड़ लेगी। उसकी जगह अगर आप उसको जोर से खींच के मारोगे तो ज्यादा तेज जाएगी, है ना। अगर कोई प्यार से ऐसे कर रहा है, आपको घर पे रिश्तेदार है, कोई बड़ा भाई प्यार से ही मार रहे, मान जा मान जा मान जा, इसमें इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि मोमेंटम में भी कोई खास चेंज नहीं आ रहा है। उसकी बजाय अगर आपको कस के ऐसे खींच के दिया तो बहुत जोर का इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं फोर्स ज्यादा है। तो इसको स्टेटमेंट को अगर ध्यान से सुनोगे तो सिंपल सी बात है यार, भाई ज्यादा फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम में ज्यादा चेंज आएगा, स्टेट ऑफ मोशन में ज्यादा चेंज आएगा, कम लगाओगे तो कम आएगा। और कितना आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा फोर्स एक्सर्टेड के, यानी एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बात खत्म। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम देख लेते हैं तो क्या आता है, 1 आता है और वो जाएगा dp बाई dt, और dp बाई dt जो है तुम्हारा वो किसके बराबर है, mv के। सही है। अब मास तो चेंज होगा नहीं, इसका अगर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो मास का भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए, लेकिन इसमें अलग से लिख लेना इफ m इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये सिर्फ तब है, वरना एक टर्म और आएगी, m कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा और ये dv बाई dt हो जाएगा। ठीक है, या मैं उसको करके भी दिखा देता हूं, वरना क्या होगा, v इक्वल टू dm बाई dt होगा। अगर m कांस्टेंट है तो ये टर्म हो जाएगी 0 इसकी वजह से, तो ये और ये क्या चीज बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्सेलरेशन a। तो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारा, एफ नेट इक्वल टू ma। इसका मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी पे अगर बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही है, F1 ऐसे काम कर रही है, F2 ऐसे काम कर रही है, F3 ऐसे काम कर रही है, एंड सो ऑन, बहुत सारी फोर्सेस हैं, तो जो सबका वेक्टर सम होगा, ध्यान रहे वेक्टर सम, F3 प्लस में Fn एंड सो ऑन, जो टोटल n फोर्सेस हैं उन सबका वेक्टर सम किसके बराबर होगा, नेट फोर्स के बराबर, और वो हमेशा किसके बराबर होगा, Fa के। हमको ये यूज करना न्यूमेरिकल करते टाइम, स्टेटमेंट क्या होती है और बहुत सारी चीजें होती है, मेन हमको जो याद करना है रखना है जो हमें काम आएगा वो ये है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ये याद रहेगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए, बात खत्म। क्लियर है, नोट करो। ठीक है, इसमें हमने यही समझाया बस कि किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स कितनी काम कर रही है वो डिपेंड करेगा ओवरऑल उसने तुमने क्या किया। ठीक है, एक बुक को मिलकर के 3 लोग खींच रहे हैं और वो बुक वहीं पड़ी हुई है फिर भी, तो हम कहेंगे भाई कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो नेट फोर्स जो है वो क्या देखी जाएगी कि इफेक्ट क्या पड़ा बॉडी के एक्सेलरेशन पे या स्टेट ऑफ मोशन पे। और ध्यान रहे एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होना, मतलब डायरेक्शन चेंज होना भी होता है, मैंने आपको पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था। ठीक है ना, कि जैसे होता है ना क्रिकेट मैच में एक बॉल आई और वापस उसी स्पीड से बैट्समैन ने मार दी, तो उसने क्या करा, उसने उसकी डायरेक्शन चेंज की है। डायरेक्शन चेंज करने में भी फोर्स लगती है, और इसीलिए अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। और वहां जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमने पढ़ा था, वो उसमें मिल जाएगा आपको सेंट्रीपिटल वाले पार्ट में। ठीक है, ये नोट करो पहले। इसके अंदर में समझ में आ गई बात। अब हम आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसमें जो हमको करने हैं रिएक्शन फोर्स वाले, ये वाले वो वाले, हमने उसमें यही देखना है भाई कि नेट फोर्स क्या काम कर रही है और हमारे को रिजल्ट क्या मिल रहा है, उसके थ्रू आंसर हमारा आएगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? हाँ ठीक है, रब कर दूं। ठीक है, और आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, अगर मैग्नीट्यूड नहीं बताना है डायरेक्शन भी बतानी है। क्लियर है, देखो
अब सपोज करो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये रखा है ब्लॉक, सही है। ये ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स काम कर रही है। इसमें ग्रेविटी को मत कंफ्यूज करना, हमें मतलब ग्रेविटी नहीं है, ऊपर से ले लो, टॉप व्यू ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रही है बॉडी के ऊपर, एक फोर्स काम कर रही है इधर और एक फोर्स काम कर रही है इधर, सही है। लेट अस से ये फोर्स जो काम कर रही है इसके ऊपर ऐसे लग रही है, इस पे ऐसे लग रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था टेल के हिसाब से देखना। ये क्या करेगी, इधर इसका धक्का देगी, तो ये 8 न्यूटन इधर से लग रही है, तो मैं इधर भी दिखा सकता हूँ उसको कि 8 न्यूटन वाली फोर्स बॉडी को इधर धक्का दे रही है या खींच रही है। समझ में आ गई बात? इधर धक्का दे रही है, उसको मैं ऐसे टेल की तरफ बना रहा हूँ, और ये ऐसे काम कर रही है, यानी इधर काम कर रही है, ये है 6 न्यूटन की। तो आप इन दोनों को देख लो या इन दोनों को देख लो, और इनके बीच में एंगल जो है वो है 90 डिग्री। अब ये बॉडी का जो मास है वो है लेट अस से 2 किलोग्राम, सही है। आपको मुझे ये बताना है इसकी एक्सेलरेशन क्या है और वेक्टर फॉर्म में बताना है, यानी डायरेक्शन भी बतानी है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं। करो, क्या निकालोगे सबसे पहले? तुम निकालोगे सबसे पहले नेट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये डायरेक्शन के समेत निकाल लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होने वाली है, सही है। निकालो भाई, तुम भी निकालो जो देख रहे हो, सही है ना? क्यों? वैसे पता नहीं यहां तक पहुंचेगी यहाँ। चलो चलो करो करो, हो सकता है तुम ही देख लो बाद में। निकालो भाई। प्रभु, हे हरि राम, हे जगन्नाथ, देख क्या हुआ। इसमें यही तो होता है, अभी बनाते बनाते ना बीच में सिंक विंक बिगड़ जाएगा, उस ऑडियो को खाली को सेट करने में हालत खराब हो जाती है। एफ नेट निकालो, एफ नेट कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? फिर से वही फॉर्मूला याद रखो, मैंने बताया था आपको, कभी भी दो वेक्टर्स थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं, F1 F2 कह लो, उनका जो रिजल्टेंट होगा बीच में से आएगा, कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। नहीं मालूम है तो फॉर्मूला याद कर लो, जो जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, वेक्टर आपने नहीं पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है, तो फिलहाल के लिए इतना याद रखो, दो फोर्सेस कभी भी थीटा एंगल पे काम कर रही है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, सही है। थीटा कितना आएगा वो भी हम देख लेंगे, ये क्लियर? हाँ, कितना आएगा? नहीं एग्जैक्टली बीच में से नहीं आएगा ना बेटा, इसमें एंगल, इसमें हमारी वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए बिल्कुल बीचों बीच में से नहीं आएगा, सही है। यहां से गया नेट कितना आएगा? अब तुम देखो, खुद देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये 8 है, ये 6 है, नेट फोर्स का झुकाव किस तरफ ज्यादा होगा, किस तरफ ज्यादा होगा, 8 की तरफ ज्यादा होगा, है ना। तो हमारी नेट फोर्स जो आएगी वो इस तरफ आएगी कहीं, और इसकी वैल्यू जो होगी, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और 2 × 8 × 6 × में cos 90। cos 90 की वजह से ये वाली जो लाइन है ये पूरी कट जाएगी, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 100 बनेगा, जो कि स्क्वायर हो जाएगा 10 का, यानी एफ नेट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। ये आ गया मैग्नीट्यूड इसका, क्लियर है। यानी अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल की तरह देखूं तो भैया ये चीज 8 है, देख सकते हो ना, ये चीज 8 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 6 है, तो ये 10 है, सही है। उस हिसाब से ये एंगल जो आएगा हमारा, ये एंगल आएगा 53 डिग्री। ये मैंने आपको बताया था, परफेक्ट स्क्वायर वाला ट्रायंगल। टेन थीटा देखोगे ना यहाँ से, टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आएगा 4/3, याद है उस थीटा कितना होता है, 53 डिग्री, सही है। अगर आपको नहीं मालूम है कि 53 डिग्री है तो क्या करोगे, कोई बात नहीं, तब भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अगर हम भूल जाएं, पर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर हमें याद ना हो, बिल्कुल होगा। अगर हमें बताया गया है फिर भी हमें याद ना हो, बिल्कुल होता है, ये तो हमेशा होता रहा है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सही है। तब आप इसको थीटा की फॉर्म में भी लिख करके छोड़ सकते हो। कैसे, देखो जरा, tan थीटा = 4/3 आ गया ना।
अब क्या है, ये थीटा एंगल जो है ये कितना है, tan थीटा 4/3 है, यानी थीटा कितना है, tan इनवर्स ऑफ 4/3। क्या ये बात समझ में आई? मैंने यहां से या ये वेक्टर ट्रायंगल के हिसाब से ये 10 है, या 8 है, 6 है, तो थीटा कितना आ गया मेरा, tan इनवर्स 4/3। सही है, तो आप लिख सकते हो नेट फोर्स कैसे लिखोगे रिजल्ट, ठीक है, नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, मैं बॉक्स में लिख रहा हूं। अच्छा, नेट फोर्स कितनी है, ये 10 है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, 10/2। एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आया ना। सो द एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along a direction at an angle theta equal to tan inverse 4/3 with the 6 न्यूटन फोर्स। यानी हमारी जो बॉडी है उसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी tan इनवर्स 4/3 किसके साथ, 6 न्यूटन वाली फोर्स के साथ। वो कितना एंगल बनाएगी, ये, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, ताकि हम रिएक्शन फोर्स वगैरह करेंगे उसके अंदर भी काम आएगा। सही है, नोट करो पहले इसको।